मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोहता महाविद्यालय शाहजहांपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन दक्षिण अफ्रीका में प्राकृतिक वनस्पति पढ़ रहे थे। इससे पहले के वीडियो में मैंने जो प्राकृतिक वनस्पति है उसमें उष्णकटिबंधीय आपकी वनस्पति है ये बता दिया था, और शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये आपको दो जो वनस्पति है इसके बारे में अपन ने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी, बता दिया था। आज अपन इसी से आगे लेते हैं। प्राकृतिक वनस्पति में ही तीसरा पॉइंट आपका है स्क्लेरोफाइलस, झाड़ियां हैं। तीसरे प्रकार की आपकी जो वनस्पति है वो स्क्लेरोफाइलस झाड़ियां हैं। ये एक विशेष प्रकार की झाड़ियां होती है, मरुस्थलीय वनस्पति है जो शुष्कता को सहन कर लेती है। ये एक विशेष प्रकार की मरुस्थलीय वनस्पति होती है। ये मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति होती है जो शीतकालीन जो शुष्क दशा है उसको सहन करके अपना अस्तित्व बनाए रखती है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। स्क्लेरोफाइलस जो झाड़ियां हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहले वर्ग में अपन जो झाड़ियों को लेते हैं मरुद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है ये, और इसमें सूखा सहन करने की, और जो इसमें शीतकाल में शुष्क होता है इसको ये सहन कर लेती है। पहले वर्ग में ऐसी झाड़ियां आती है जिनका जो कवर होता है ऊपर वाला जो कठोर चर्म युक्त या बाल युक्त इनकी पत्तियां होती है। पहली जो प्रकार की है इसमें इनकी जो पत्तियां होती है या इनको जो तना होता है जो कठोर चर्म युक्त या बाल युक्त, इनकी जो ऊपर वाली परत होती है जो लेयर होती है इसके ऊपर वो या तो कठोर चर्म युक्त होती है या आपके बाल युक्त पत्तियां होती है। ग्रीष्मकालीन शुष्कता को सहन कर लेती है और ये हमेशा हरी भरी रहती है। ये शुष्कता सहन कर लेती है, और सदैव हरी भरी रहती है। सदैव हरी भरी रहती है। पहले प्रकार की वनस्पति है इसमें जो आपकी स्क्लेरोफाइलस झाड़ियां हैं ये मुख्य रूप से दो वर्गों में है। पहले वर्ग में ऐसी झाड़ियां आती है जो कठोर चर्म युक्त होती है, बाल युक्त होती है। इसकी जो पत्तियां होती है वो हमेशा क्या है शुष्कता सहन कर लेती है और हमेशा हरी भरी रहती है। दूसरे प्रकार की जो आपकी इसी वर्ग में जो झाड़ियां हैं वो भूमिगत पौधे होते हैं। जो क्या होते हैं आपके भूमिगत पौधे होते हैं। ये भूमिगत पौधे होते हैं, ये गांठ वाले पौधे होते हैं, और ये आपके क्या है मुख्य रूप से जो इनके अंग होते हैं वो वाल के रूप में, बल्ब के रूप में या गांठ के रूप में या वाल के रूप में होते हैं। ये भूमिगत पौधे होते हैं। दूसरे वर्ग के पौधे हैं जो भूमिगत पौधे होते हैं ये वाल के रूप में होते हैं या गांठ के रूप में होते हैं। इनमें क्या है कि जल भंडारण करने की क्षमता होती है। जल भंडारण करने की क्षमता, ये क्या है गांठ और वाल में क्या है कि जल को भरे रखते हैं, जिससे क्या करता है कि ये शुष्कता सहन कर लेते हैं। तो इनके क्या है इनके अंगों में मुख्य रूप से जो वाल और गांठ होती है उसमें जल का भंडारण रखने की क्षमता होती है। स्क्लेरोफाइलस जो वनस्पति आपकी है ये स्क्लेरोफाइलस
स्क्लेरोफाइलस जो आपकी झाड़ियां हैं, ये मुख्य रूप से आपके क्या है 50 से 75 सेंटीमीटर जहां बरसात होती है, औसत वर्षा जहां 50 से 75 सेंटीमीटर बरसात होती है, उन क्षेत्रों में ये वनस्पति जहां औसत वर्षा आपके 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक जहां बरसात होती है, वहां इस प्रकार के क्षेत्र में ये वनस्पति मुख्य रूप से पाई जाती है। जहां आपकी बरसात की मात्रा है 50 से आपके 75 सेंटीमीटर जहां बरसात होती है, औसत बरसात होती है, औसत वार्षिक वर्षा होती है, वहां पर आपकी इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है स्क्लेरोफाइलस वनस्पति है। ये मुख्य रूप से आपके 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ऐसे भागों में ये मुख्य रूप से सघन वनस्पति के रूप में पाई जाती है और उसकी जो लंबाई होती है वो 1.5 से 2.5 मीटर तक की ऊंचाई वाली ये झाड़ियां होती है। इनकी ऊंचाई होती है वो 1.5 मीटर से लेकर 2.5 मीटर तक इनकी ऊंचाई होती है, सघन होते हैं। इनकी शाखाएं और तने होते हैं वो लचीले लकड़ी के बने होते हैं। इस प्रकार की जो वनस्पति मुख्य रूप से आपकी है वो केप प्रांत है, केप प्रांत के दक्षिणी भाग में और दक्षिणी पश्चिम भाग में मुख्य रूप से ये जो आपकी वनस्पति है ये पाई जाती है स्क्लेरोफाइलस जो वनस्पति आपकी है, झाड़ियां हैं, ये मुख्य रूप से आपके केप प्रांत है और केप प्रांत के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में ये मुख्य रूप से पाई जाती है। अगली आपकी वनस्पति है सवाना वनस्पति। इंपॉर्टेंट वनस्पति आपकी शॉर्ट नोट में प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, सवाना वनस्पति क्या है? ये मुख्य रूप से आपके क्या है, आपको एक पर्वत बताया था यहाँ पर डेक्कन वर्क्स, सबसे बड़ा दक्षिण अफ्रीका का पर्वत है डेक्कन्सबर्ग। इस डेक्कन्सबर्ग पर्वत है, इस पर्वत में और एक बताया था एस्कारपमेंट, इस एस्कारपमेंट डेक्कन्सबर्ग एस्कारपमेंट लिम्बोबो पर्वत, इसके जो बीच वाला भाग है, इनके जो मध्यवर्ती भाग है उसमें, और बैकवर्ड से लेकर ट्रांसवाल प्रांत तक ये जो सघन वनस्पति देखो आप देखने को मिल रही है इसमें, ये जो पूरी आपकी वनस्पति है ये आपकी जो एस्कारपमेंट है आपका डेक्कन्सबर्ग है और जो लिम्बोन पर्वत है और आपका जो केप आपका ये वेल्ड है आपका बैकवेल्ड से लेकर और आपका क्या है लिम्पोपा नदी है, एक नदी का नाम है लिम्पोपा नदी। इस लिम्पोपा नदी तक इस स्थान पर है लिम्पोपा नदी, ये नदी है लिम्पोपा नदी। तो ये वाला जो पूरा भाग है ये और आगे वाला पूर्वी भाग है, इसमें ये सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। मुख्य रूप से आपकी इम्पोर्टेंट है दक्षिण अफ्रीका की जो वनस्पति है उसमें मुख्य भाग इसका है ये आपका सवाना वनस्पति का है, जो डेक्कन्सबर्ग एस्कारपमेंट और लेबोब पर्वत के मध्य बैकवेल्ड से लेकर, बैकवेल्ड ये है, इस तरह बैकवेल्ड है, बैकवेल्ड से लेकर लिम्पोपा नदी ये ऊपर है, यहाँ पर आपको बताई थी, लिम्पोपा नदी के बीच गर्म व शुष्क प्रदेशों में पार्कलैंड वनस्पति पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति है, सवाना प्रकार की वनस्पति है, इसको कहते हैं पार्कलैंड वनस्पति। इस वनस्पति का नाम क्या है? जो वनस्पति पाई जाती है घास के जो मैदान है उसको पार्कलैंड वनस्पति के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊपरी सतह पर इसका जो आकार में छोटे कद के होते हैं, छोटे कद के और छाते जैसे आकृति के होते हैं, छोटे कद के छाते के समान इनके जो वृक्षों के आकार होता है वो छोटे कद के होते हैं और छाते जैसी आकृति के वृक्ष पाए जाते हैं।
नीचे के वृक्ष होते हैं उनमें लंबाई अधिक होती है और जो घास के रूप में पाए जाते हैं। जो नीचे वाले वृक्ष हैं, नीचे वाली वनस्पति है वो लंबी घास के रूप में होती है, लंबी घास। ये तो छाती के रूप में वृक्ष है और इसके जो नीचे वृक्ष पाए जाते हैं वो लंबी घास पाई जाती है, लंबी घास ये मुख्य रूप से पाई जाती है। और जो क्या है शीत ऋतु में सूखे हो जाता है, ये जो लंबी घास है ये लंबी घास आपकी शीत ऋतु में, शीत ऋतु में जब शुष्क हो जाता है, शुष्क मौसम हो जाता है तो ये निष्क्रिय हो जाती है, निष्क्रिय। शीत ऋतु में जब शुष्क मौसम होता है, शुष्क मौसम में ये जो घास होती है, लंबी घास होती है, ये निष्क्रिय हो जाती है। यहाँ उगने वाले वृक्ष हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जो हमेशा सदा हरे भरे रहते हैं और कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जो पतझड़ में अपनी पत्तियां गिराते हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से जो ये सवाना घास का मैदान है, इस सवाना घास के मैदान में आपके एक तो वनस्पति है, उसमें जो मुख्य रूप से क्या है कि छोटे छाते के समान वृक्षित प्राकृतिक वनस्पति में ही आपका 5वां पॉइंट है घास के मैदान। घास के मैदान या पार्कलैंड, आपके घास के मैदान है ये जहां 1500 मीटर से अधिक ऊंचे पठारी भाग हैं, जहां 1500 मीटर से ऊंचे पठारी भाग हैं, प्लस जहां सर्दी की दीर्घ रात्रि है, जहां सूखा रात्रि पड़ने से पाला पड़ता है, दैनिक तापमान अधिक रहता है, ऐसे भागों में घास के मैदान पाए जाते हैं। ये घास के मैदान दो प्रकार के हैं। तो मुख्य रूप से क्या है, जहां दक्षिण अफ्रीका में 1500 मीटर से अधिक ऊंचे पठारी भाग और जहां सूखा, जहां क्या पड़ता है, ये तो सूखा पड़ता है, रात्रि में पाला पड़ता है, ऐसे क्षेत्र में घास उगती है। जहां दैनिक तापमान अधिक होता है, ऐसे भागों में घास के मैदान पाए जाते हैं। ये घास के मैदान दो प्रकार के हैं। एक छोटी घास के क्षेत्र हैं, छोटी घास पाई जाती है, मीठी घास पाई जाती है। ये जो घास के मैदान है ये दो प्रकार के हैं। एक तो छोटी घास आपकी, इसको स्वीट वेल्ड कहते हैं, ये क्या है आपकी छोटी घास के जो क्षेत्र हैं जहां आपकी मीठी वाली घास पाई जाती है। ये आगे वाली भाग आपका जो है, ये जो आपको लाल कलर से ऑरेंज कलर से दिखाई दे रहा है, ये आपका जो भाग है। दूसरा आपका है पश्चिमी जो शुष्क भाग, दूसरा भाग है पश्चिमी शुष्क भाग। तो ये घास है, ये घास है को दो भागों में बांटते हैं, मैदानों को दो भागों में बांटते हैं। एक स्वीट आपकी ये स्वीट वेल्ड है और दूसरी ये मिश्रित है, मिश्रित वेल्ड। ये दो प्रकार के आपके घास के मैदान पाए जाते हैं। ये देखो आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, अभी आपको बताइए इसका विस्तार कहाँ है। तो येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑरेंज कलर वाला भाग है, ये आपका ऑरेंज कलर वाला भाग है, ये आपका स्वीट आपकी क्या है कि जो स्वीट घास है या स्वीट आपकी वेल्ड है। और जो पीछे वाला पश्चिम वाला भाग इसका है, इसमें आपकी क्या है मिश्रित घास के वेल्ड है, मिश्रित घास के वेल्ड दो प्रकार के हैं। तो इस प्रकार के जो मैदान है इसका विस्तार आपका क्या है, जो मुख्य रूप से इस मैदानी भाग का विस्तार है ये पूर्वी भाग से और उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग से लेकर और उत्तरी वाले भाग तक का इसका विस्तार पाया जाता है। मुख्य रूप से आपके जो डेकन्सबर्ग है, मुख्य रूप से आपको डेकन्सबर्ग और आपका स्कार्पमेंट और डेकन्सबर्ग, इससे ये प्रारंभ होता है आपका बेक वेल्ड। इनसे लेकर जो आसपास का क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र में आपके डेकन के लेकर और ये पीछे वाला भाग है बेक वेल्ड तक का, ये पूरा भाग आपका क्या है, इसमें घास के मैदान पाए जाते हैं। इसका विस्तार आपका उत्तर और पूर्वी भाग में है, जो क्रम से डेकन्सबर्ग है, स्कार्पमेंट है, बेक वेल्ड तक है इसका।
पश्चिम में जो इसकी सीमा है ये 37 डिग्री, आपके जो वर्षा की मात्रा है 37। पश्चिम में इस मैदान की सीमा है, घास के मैदान की सीमा 37 सेंटीमीटर वर्षा द्वारा निर्धारित होती है। पश्चिम में जहां बरसात की मात्रा आपकी 37 सेंटीमीटर तक पाई जाती है, वहां इस क्षेत्र में क्या आपके ये घास के मैदान पाए जाते हैं। तो इसका निर्धारण है वो आपका पश्चिम में 37 सेंटीमीटर वर्षा सीमा है, इसका निर्धारण करती है। इसके बाद में ये पश्चिम तरफ क्या हो गया आपकी कंटीली झाड़ियां और कारू झाड़ियां हैं, ये प्रारंभ होती है। अगला आपका पॉइंट इसमें वनस्पति में कारू झाड़ियां और मरुस्थलीय झाड़ियां, जो दक्षिण अफ्रीका की प्राकृतिक वनस्पति है। और प्राकृतिक वनस्पति में जो 6 नंबर आपकी है कारू झाड़ियां और मरुस्थलीय झाड़ियां। कारू झाड़ियां और मरुस्थलीय झाड़ियां जिन भागों में जो बरसात आपकी है वो 35 सेंटीमीटर से यदि कम बरसात होती है, 35 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों में अभी क्या है कारू झाड़ियां और जो ये मरुस्थलीय झाड़ियां हैं ये मुख्य रूप से पाई जाती है। जहां दैनिक तापमान अधिक होता है, छोटे छोटे आपके क्या है कांटदार पौधे हैं और गूदेदार पादप पाए जाते हैं, रसदार पादप पाए जाते हैं, इनकी संख्या अधिक पाई जाती है। तो इनका आकार क्या होता है, छोटे पौधे होते हैं, छोटे काष्ठीय पौधे, गूदेदार पौधे और रसदार क्या है गूदेदार और रसदार पौधे हैं। छोटे पौधे होते हैं आकृति में, ये झाड़ियां कारू झाड़ियां और मरुस्थलीय झाड़ियां हैं, ये गूदेदार पौधे होते हैं, रसदार पौधे होते हैं और इनका जो आकार होता है वो छोटा होता है। ये पौधे नग्न चट्टानों के ऊपर विरल रूप से उग जाते हैं। जो नग्न चट्टानें होती है, मरुस्थल में फैली हुई चट्टानें हैं, ये जो पूरा वाला भाग है, इस लेयर वाला भाग है, इसको कहते हैं कारू चट्टान। और आपका क्या है आपका कारू वनस्पति है और ये मरुस्थलीय झाड़ियां आपकी पाई जाती है। ये जो आपको येलो कलर से दिखाई दे रही है झाड़ियां, ये आपकी क्या है कि कारू झाड़ियां हैं और मरुस्थलीय वनस्पति। अफ्रीका का ये वाला भाग है अधिकांश भाग में। यहाँ पर क्या है कि जो नग्न चट्टानें हैं उन पर कारू झाड़ियां उग जाती है। इनकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर, इनकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर के बीच में पाई जाती है। कारू झाड़ियां होती है वो स्टेपी प्रकार की वनस्पति है, स्टेपी प्रकार की। जो एशिया में, जहां यूरोप में जो घास के मैदान है उनको स्टेपी घास के मैदान कहते हैं। तो जो कारू प्रकार की झाड़ियां हैं ये एक प्रकार की स्टेपी प्रकार की वनस्पति है। ये वनस्पति पूर्व दिशा में, जो पूर्व दिशा में ये इसका विस्तार पाया जा रहा है। इस कारू प्रकार के चट्टानों का विस्तार है 350 वर्षों में। जो इनका विस्तार है ये पूर्व की दिशा की ओर 320 किलोमीटर तक इसका विस्तार हुआ है पूर्व की ओर। तो क्या हुआ कि यह वनस्पति पूर्व दिशा में 350 वर्षों में ये 320 किलोमीटर किस दिशा में, पूर्व दिशा की ओर, ये पूर्व दिशा की ओर बढ़ रही है, आगे की ओर बढ़ रही है। तो 350 वर्षों में ये 320 किलोमीटर तक ये क्षेत्र में से भी अधिक क्षेत्र में ये फैल गई है, ये उग गई है। यहाँ जहां इस क्षेत्र में उगी हुई जो खाने योग्य घास है उसका अतिचारण हो रहा है, उसका विनाश हो रहा है और इस प्रकार ऐसी घासों का क्या है अंकुरण नहीं हो पाता है, जिस कारण से एक कारू प्रकार की वनस्पति है यह अधिक मात्रा में उग जाती है। जो यहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है, उसका क्या हो रहा है, अतिचारण हो रहा है। अति उसका क्या हो रहा है कि अत्यधिक मात्रा में उसका क्या है पशुओं द्वारा खा लिया जाता है इसका, या उसका क्या अतिचारण होने के कारण से, अतिचारण होने से, विनाश होने से यहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका अतिचारण द्वारा विनाश, अतिचारण द्वारा इस यहाँ की वनस्पति का विनाश हो रहा है। और विनाश होने के कारण से यहाँ पर जो इस प्रकार की जो घास है उसका अंकुरण नहीं हो पाता है। पुरानी घास है, जो प्राकृतिक घास है, उसका अंकुरण नहीं हो पाता है। और अंकुरण नहीं होने के कारण से यहाँ कारू नामक जो
वनस्पति है इसका विस्तार होने लगा है, कारू नामक वनस्पति है ये इसका अधिपत्य होने लगा है। कारू नामक वनस्पति है ये अधिक मात्रा में उगने लगी है, जो कि क्या है कि बिना रोक टोक के लगातार इसका क्या विस्तार होता जा रहा है, ये बढ़ती जा रही है। ये कारू घास होती है, ये पशुओं के चारण के लिए कम महत्वपूर्ण होती है। पशु इसको कम मात्रा में खाते हैं क्योंकि क्या है कि इस प्रकार की जो ये घास खाते हैं ये स्वादिष्ट नहीं होती है और पौधों के जो खाने में है इसका जो रस होता है वो स्वादहीन होता है। इस प्रकार का जो पौधा होता है उसका क्या है कि रस होता है वो स्वाद। दक्षिण अफ्रीका में जो प्राकृतिक वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति में 7वां आपका जो प्राकृतिक वनस्पति है वो भूमध्य सागरीय वनस्पति है। भूमध्य सागरीय वनस्पति है ये दक्षिणी पश्चिम में पोर्ट एलिजाबेथ तक, पोर्ट एलिजाबेथ कौन सा है ये स्थान है यहाँ पे, पोर्ट एलिजाबेथ तक यहाँ तक विस्तृत है। तो भूमध्य सागरीय वनस्पति है। तो 7 नंबर की आपकी दक्षिण अफ्रीका की वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति है, उसमें भूमध्य सागरीय जो वनस्पति है ये दक्षिण पश्चिम से आपके क्या है पोर्ट एलिजाबेथ तक ये भूमध्य सागरीय वनस्पति का क्षेत्र है। इसे स्थानीय भाषा में मच्छिया कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं इसको, मच्छिया। मच्छिया मच्छिया नाम से जाना जाता है। जो भूमध्य सागरीय आपकी वनस्पति है उसको स्थानीय भाषा में मच्छिया कहते हैं। इसमें कारू जो झाड़ियां होती है, छोटी छोटी झाड़ियां होती है वो उगती है, कारू के समान है वो छोटी छोटी झाड़ियां आपकी उगती है। कारू के समान छोटी छोटी झाड़ियां उगती है जो कारू झाड़ियों के समान होती है। इन झाड़ियों की पत्तियां होती है वो चमकीली होती है, पत्तियां चमकीली, पत्तियां होती है वो चमकीली होती है आपकी, और ये इसके ऊपर मोम जैसा लगा होता है, इस पर मोम जैसा आवरण से ढकी होती है। दक्षिण अफ्रीका में जो प्राकृतिक वनस्पति है उसमें निरंतर परिवर्तन आ रहा है। जो दक्षिण अफ्रीका है उसमें जो प्राकृतिक वनस्पति है, इस प्राकृतिक वनस्पति में लगातार क्या है कि परिवर्तन आ रहा है। एक और जो कृषि योग्य भूमि तैयार की जा रही है, किस किस में परिवर्तन आ रहा है, एक तो कृषि के लिए भूमि को तैयार किया जा रहा है और दूसरा क्या है पशुचारण के लिए। पशुचारण के लिए आपकी भूमि को क्या है कि जो प्राकृतिक वनस्पति है इस प्राकृतिक वनस्पति को नष्ट कर रहे हैं, वनस्पति को उसके स्थान पर ये एक और तो जो कृषि है उसके लिए भूमि तैयार कर रहे हैं, दूसरे पशुओं के लिए उत्तम प्रकार की घास है उसके लिए, पशुओं के लिए उत्तम प्रकार की घास, इन दोनों के लिए क्या है कि जो प्राकृतिक वनस्पति है उसमें परिवर्तन लाया जा रहा है। एक और तो कृषि भूमि तैयार की जा रही है, कृषि भूमि तैयार कर रहे हैं, और दूसरी ओर क्या है कि पशुओं के लिए उत्तम प्रकार की घास के लिए जो चारागाह का निर्माण किया जा रहा है, उनको उगाने के कारण से जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका निरंतर क्या हो रहा है कि उनका ह्रास हो रहा है। अति पशुचारण के कारण से भी क्या है कि जो कंटीली झाड़ियां हैं वो उनका अस्तित्व बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है, अतिचारण के कारण, अतिचारण के कारण भी क्या हो रहा है, जो कंटीली झाड़ियां हैं, कंटीली झाड़ियां हैं इनका विस्तार हो रहा है, ये भी बढ़ती जा रही है। कंटीली झाड़ियां हैं, कंटीली झाड़ियां इनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है अतिचारण के कारण से। यदि वनस्पति परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया गया
तो अल्प अवधि में ही जो उत्तम चारागाह पाए जाते हैं ये विलुप्त हो जाएंगे और पूरा क्षेत्र किसमें बदल जाएगा, मरुस्थलीय क्षेत्रों में विस्तार होगा। इसलिए क्या है कि दक्षिण अफ्रीका की जो प्राकृतिक वनस्पति है उस पर यहाँ की गवर्नमेंट अभी ध्यान दे रही है, और यदि ध्यान नहीं दिया गया प्राकृतिक वनस्पति पर तो उत्तम जो चारागाह है दक्षिण अफ्रीका में, बहुत सारे उत्तम चारागाह पूरा क्षेत्र देखो उत्तम चारागाह के रूप में है। यहाँ पर कारो झाड़ियां पाई जाती है। उसके स्थान पर क्या है कि यदि इनका ध्यान नहीं दिया गया तो जो कारो झाड़ियां, पोषक तत्व वाली कारो झाड़ियां हैं, उनके स्थान पर रसीली क्या है, जहरीली क्या है, रसदार झाड़ियां उग जाएंगी और उग रही है अभी। इसलिए क्या है कि यदि वनस्पति परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया गया तो अल्प अवधि में ये जो उत्तम चारागाह है वो विलुप्त हो जाएंगे और वो मरुस्थल में आपके परिवर्तित हो जाएंगे। उम्मीद है आपको आज का ये चैप्टर है ये पसंद आया होगा। आप लाइक करें, खूब पढ़ाई करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।